नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुद्दा विशेष में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मुद्दा विशेष में हमेशा से उठाते उन मुद्दों को जिन मुद्दों का सरोकार सीधा आपसे होता है, और आज भी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। मुद्दा बेहद खास है, वन नेशन वन इलेक्शन 24 में 29 का दाव। जी हां, रामनाथ कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव का मसौदा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। दावा है कि इस मसौदे में समिति ने 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं और बाद में दूसरे चरण में नगर निगम स्तर के चुनाव कराने का सुझाव भी दिया गया है। लेकिन देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव आना तभी संभव होगा जब वर्तमान सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटें। साथ ही संवैधानिक बाध्यता है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना ही पड़ेगा। यही कारण है कि भाजपा लगातार अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस बिल को संसद में पास कराने में कोई परेशानी ना हो। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्ष के सभी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बड़ा जनमत हासिल कर संविधान में बड़े बदलाव करना चाहती है। जनता का साथ पाने के लिए वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार बड़े बदलाव का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। मोदी या सरकार के दलित आदिवासियों के प्रति देखी जा रही प्रतिबद्धता को देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि वो आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात सोच भी सकती है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सभी से आपका परिचय यहाँ पर करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिल शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ गए हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गोयल जी, अब आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस की बात कर ले या आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, पूरे विपक्ष की ही बात कर लेते हैं। सभी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बड़ा जनमत हासिल कर संविधान में बड़े बदलाव करना चाहती है। जनता के साथ को पाने के लिए वो लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आप लोग इस तरीके के आरोप आप लोगों के ऊपर लगातार लग रहे हैं। बहुत सीधा सा सवाल, ये एक देश एक चुनाव की जरूरत आप लोगों को क्यों लग रही है? क्योंकि विपक्ष तो आप लोगों के साथ नहीं है और बिना विपक्ष के आप इस बिल को भी पारित नहीं करा सकते हैं। ये भी बड़ी समझने वाली बात है। कंचन जी, आपने एक बात देखी होगा, बहुत लंबे पर बैठ कर डिबेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपने एक बात देखी होगी, जो भी चुनाव आता है उस चुनाव में देश हित के अंदर जो भी फैसले होते हैं सबको ये चुनाव के एंगल से देखते। हिंदुस्तान में हर साल हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते, तो इसका मतलब विकास का काम रुक जाना चाहिए। अब विकास का काम होता है तो ये देश का विरोध इन्हें करना चाहिए, बीजेपी का विरोध करना चाहिए, मोदी जी का करते देश का विरोध करने लगते, देश के विकास को रोकने में बाधा डालना शुरू कर। अब एक देश एक संविधान एक चुनाव जो बात आ रही है कि अगर सबका, अब जब जो चुनाव की बात आ रही है, हाँ। अगर सबका एक साथ चुनाव होगा तो कम से कम कोई भी सरकार 4.5 साल 5 साल तक ईमानदारी से उस देश के विकास में काम कर सके। ये तो इस तरीके से डर रहे हैं कि इन्होंने हार मान लिया कि अगली बार भी बीजेपी नहीं आना है, तो देश हित के फैसलों में भी रोड़े लगाने शुरू कर दिए। अगली जो मानो हम कानून बना रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं, अगली बार जो भी सरकार आएगी वो उसको लागू करेगी, उसका फायदा उसको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये अपनी हार माने बैठे हैं, ये इनकी बौखलाहट। ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये जनहित में फैसला है ना, इससे लोगों को भी लाभ होगा, आप लोगों को भी लाभ होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके बीच एक छोटा सा सवाल, अनिल गोयल जी, मान लीजिए ये लागू हो जाता है और सरकार, कोई भी सरकार हो, बीच में अगर वो गिर जाती है तो उसकी जगह पर नई सरकार का गठन कैसे होगा? यदि उसका चुनाव होता है तो क्या वो 5 साल के लिए होगा या 5 साल में बचे कार्यकाल के लिए होगा? ये भी तो कई सवाल उठ रहे हैं ना गोयल जी। कंचन जी, जब ये मसौदा पेश हुआ है 18,000 पेजों का, उसके अंदर सारी चीजें बड़ी डिटेल से लिखी हुई। जैसे अभी इसमें क्या है कि पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे,
उसके बाद में छोटे निकाय के चुनाव उसके कुछ समय बाद फिर होंगे। इनको 2 चरणों में चुनाव होगा। तो इसलिए हर चीज को पूरी तरीके से उस पर लिखा हुआ है। और आप ये देखें 1952 से 1967 तक हम एक ही साथ चुनाव होते थे, और एक ही साथ चुनाव होने के बाद में परिस्थितियां अनुसार उनके, अब देश हमेशा ही चुनाव में रहता है। और जब देश हमेशा चुनाव में रहता है तो देश के विकास पर कम, चुनाव जीतने पर राजनीतिक दलों का ज्यादा ध्यान हो जाता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे पर झूठे सच्चे आरोप लगाना, एक दूसरे पर चीजें करना, ये सब आरोप रहता है। इसलिए ये देश के लिए भी सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अनिल जी सुन ले, पटली जी, सबसे बड़ी बात है जो खर्चे जो होते हैं, सरकार का जो खर्चा हर बार चुनाव में जो खर्चा होता है, उस चुनाव के अंदर खर्चे में बहुत बड़ी कटौती होगी और सरकार इस मुक्ति अपना काम कर सकती है। ये बिल्कुल ठीक बात कही है नवीन जी ने कि एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट भी एक बनेगी, वोटर कार्ड भी एक बनेंगे। क्योंकि गोयल जी अगर देखा जाए तो इस समय भी सांसद विधायक के इस्तीफे के बाद समझने वाली बात है कि उपचुनाव होने पर नया जनप्रतिनिधि केवल शेष कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों पर विचार करना होगा और उसके बाद ही इसके बारे में सोचना होगा। कंचन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। कि उन्होंने बिल्कुल, मैं इसलिए आधिकारिक तौर पर कि उसके बाद जो उन्होंने सुझाव दिए, अभी तो सुझाव आए हैं ना जी। हाँ। निश्चित तौर पर इसका यही होना चाहिए और यही उसके अंदर होगा कि जो भी चुनाव होगा शेष कार्यकाल के लिए होगा। दूसरी बात तो क्या है कि अभी एक भ्रष्टाचार की बात कही नवीन जी, अगर आप ईमानदारी से देखें तो भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ चलता है तो आप ये देखेंगे कि जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी उस पर भ्रष्टाचार के इतने ज्यादा आरोप थे कि उनके मंत्रियां जेल में थे। ठीक है। आज 10 साल से ये सरकारें एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार पर ये नहीं लगा पाए। एक मिनट भाई, अनिल जी प्लीज, अनिल जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। गोयल जी अपनी बात को आप कंप्लीट करिए, गोयल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं शर्मा जी को जवाब, शर्मा जी को तो चुप कर लो। शर्मा जी मैं आपसे जवाब ले रही हूँ, करने दीजिए। हाँ, अभी शर्मा जी ने हालांकि डिबेट से लीक सेट का बात करी है, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, ये एमएसपी की बात करें, किसानों के हितैषी है, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। जो ये रिपोर्ट आई थी वो 2006 में पेश हुई थी जिस टाइम मनमोहन सिंह जी सरकार, 2014 तक इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं दिया? चलिए पहले जवाब गोयल जी इस पे बाद में बात होगी। एक प्लीज, इन्होंने एमएसपी की बात उठाई है तो मैं इनसे कह रहा हूँ। दूसरा क्या है कि किसानों की बात नहीं हो रही है सर, किसानों की बात नहीं हो रही है, नहीं गलत बात, किसानों की बात ही नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल आप दोनों से ही सवाल नहीं पूछ रही थी इस पर। मुद्दा दिल सर नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं बता रही हूँ, किसानों की बात ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि किसानों के लिए ना तो कांग्रेस ही कुछ कर पाई और ना आपकी सरकार ही कर पाई। किसानों को आप अलग ही रखिए अभी। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की बौखलाहट है, कांग्रेस को हार का डर है और कांग्रेस इसलिए बौखलाहट है, देश के अंदर फैसले लेना नहीं चाहती, देश के अंदर फैसले लेने में अड़चन डालना है, देश का हित नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपने परिवार का हित चाहिए। चलिए ठीक है, वो अभी जवाब देंगे कि देखिए हम किसी को नहीं कहते हैं कि बीजेपी में कोई जुड़े। असल में क्या होता है कि वो अचानक से उनके विचार बदल जाते हैं, उन्हें लगता है कि बीजेपी से अच्छा कुछ नहीं है। और क्यों गोयल जी मैं सही कह रही हूँ कि अचानक से फिर क्या होता है, उनको ये समझ आता है कि बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है, बीजेपी से अच्छी विचारधारा किसी की नहीं है, इसीलिए वो खुद बीजेपी से जुड़ जाते हैं। हम किसी को नहीं कहते हैं, क्यों गोयल जी? नंबर एक कुछ आपके एक बात कहूंगा कि एक तो शंकाओं के ऊपर, संभावना के ऊपर कोई मामला नहीं है, बात बननी चाहिए फैक्चुअल हकीकत पर बात होनी चाहिए। अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बात कही, मैं कह रहा हूं हमने किसी पर भी जो भी आरोप है, किसी के भी आरोप से कोई बरी नहीं है, जो भी बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसको सजा मिलेगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, ये निश्चित तौर पर आप लिख करके रख लें। लेकिन जब वो बीजेपी से हटेंगे तब उन्हें सजा मिलेगी या बीजेपी में रहते हुए मिल जाएगी? बीजेपी में रहें या बीजेपी से हटें उससे कोई मतलब नहीं है, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, जो भी सजा भ्रष्टाचारी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक बात
लेकिन एक नवीन जी को एक बार सर मैं नवीन जी को एक बार दिखाना चाहता हूँ। अरे अनिल जी सुन लो सर, नवीन जी का एक दूसरा पक्ष नवीन को ध्यान में दिलाने के लिए, वैसे नवीन जी को पता हुआ केजरीवाल ने कांग्रेस पर पूरी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। आज वो केजरीवाल कांग्रेस है और दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हम इस बात पर फंसते ही नहीं है। कंचन जी जब ये हमें भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो अपने भ्रष्टाचार का तो सर मोदी जी का अगर हम देखें, दो देशों की लड़ाई के बीच में भी दो देशों की लड़ाई के बीच में भी हम अपने भारतीयों को निकाल के लाते हैं। विदेशों में हम अपने जिन हमारे भारतीयों पर फांसी सजा होती। कंचन जी समझदार विपक्षी आवश्यकता है। अब जो भी है यही है सर, आप समझदार कहाँ से लेकर आएंगे? अगर ये नहीं है समझदार तो अब कहीं और से तो ला नहीं सकते। कंचन जी सुन ले, अब ये अनिल जी सुन नहीं सकते, फिर बोलने लगेंगे, फिर मैं शर्मा जी सुन लीजिए। आप बेवकूफ कह रहे हैं उन लोगों को। अगर ये है तभी तो जब आप सुन नहीं सकते किसी की बात। ठीक है शर्मा जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए गोयल जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि अभी आप एक बात बताएं, चुनाव आयोग के लिए क्या रंजन इनके जो नेता है बंगाल के, क्या नाम उनके, रंजन जी क्या नाम भूल गया, उनके साथ सलाह मशवरा नहीं हुआ है क्या? उनके साथ बैठे नहीं है? इसलिए जहां पर विपक्ष की जैसी आवश्यकता होती है हम उनके साथ बैठते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। सिर्फ ये टीवी चैनलों बैठ के विपक्ष से राय नहीं लेते। टीवी चैनलों में बैठ के तो विपक्ष राय नहीं ले जाएगी, विपक्ष से राय आप सुनने की आज आलम जी। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग भी सुनेंगे नहीं तो कैसे बात? मत बोलिए आप लोग, समझिए बुद्धिजीवी लोग नहीं बोलने देंगे, कैसे बात होगी? आपको जहां पर जितनी आवश्यकता होती है विपक्ष को उतना मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है, बैठ करके इनके साथ बैठक होती है, सर्वदलीय बैठकें होती हैं। लेकिन अगर ये उसका बहिष्कार करेंगे, उसमें अपनी बात नहीं रखेंगे या अंदर कुछ बाहर कुछ करेंगे तो उसके जिम्मेदार ये खुद है, इसके खुद जिम्मेदार है। और जहां तक इनका आज भी इनके बौखलाहट क्या हो रही है, इनके साथ भी इनको छोड़कर जा रहे हैं, इनके गठबंधन के लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। वो बौखलाहट जो है वो साफ शर्मा जी के। चलिए दुबे, ठीक है गोयल जी बोलिए क्या कह रहे? मेरे कहने के अनुसार चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होंगे संविधान के अनुसार, और जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर सारे डिस्कशन के बाद में, और जो फाइनल होगा उस हिसाब से चुनाव होंगे। इस तरीके से कभी चुनाव नहीं होते कि आपकी सरकार है, आप उन सरकारों को भंग कर दो, उनको चुनाव करा दो। ऐसे संविधान की धज्जियां उड़ाकर काम नहीं होता है। और बीजेपी कभी संविधान की धज्जी नहीं उड़ाती। संविधान की धज्जी उड़ाना काम है कांग्रेस का। 1900 इसका काम कांग्रेस का 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था माननीय हाईकोर्ट ने। इन्होंने रात एमरजेंसी लगा करके सारे विपक्षी दल नेताओं को, क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह यादव, वो चाहे तुम्हारे सारे नेता जो कांग्रेस के डबला में शामिल है, उन सब नेताओं को जेल में डाल दिया था। इसको लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। ये बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी तो जो काम करेगी के अनुसार करेगी, देश के हित में काम करेगी और देश हित में जनता के हित के अंदर काम करेगी। किसी परिवार के हित में कांग्रेस काम, बीजेपी काम नहीं करती है। परिवार के हित में काम करती है कांग्रेस। और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कांग्रेस का है। इसलिए कांग्रेस का एजेंडा स्वीकार नहीं करेगी। एक साथ मत बोलिए, मैं नहीं समझ पाऊंगी तो मैं कैसे काउंटर करूंगी? कंचन जी बीच में अनिल जी बोलने लगते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलिए। जब ये बोलते हैं मैं नहीं बोलता। शर्मा जी रुकिए ना। जब ये बोलते मैं नहीं बोलता। लेकिन अच्छा ठीक है शर्मा जी, ऐसे नहीं, ऐसे वही नहीं सुन पा रहे। रुकिए, सच झिलता नहीं है, सच नहीं झिलता। शर्मा जी आप सच सुनने की हिम्मत कर लो, सच झेलने की हिम्मत भी कर लो। बिना सच बोलो, लेकिन सामने वाला सच बोलो उसको सुन तो लो। सच सुन ही नहीं सकते। आज भ्रष्टाचार को किसने पनपा है? कांग्रेस ने। परिवारवाद को कौन पनपा रही? कांग्रेस। लोकतंत्र की हत्या किसने करी? कांग्रेस। आप सुन लेना, क्या करते हैं, मुद्दे से बिल्कुल भटक जाते हैं। परिवारवाद पर पहुंच गए, भ्रष्टाचार पर पहुंच गए। मुद्दा चल रहा है एक देश एक चुनाव के ऊपर, एक देश एक चुनाव के ऊपर बात हो रही है सर। क्यों इधर उधर भटक रहे हैं आप लोग? मैं परिवारवाद पे भी डिबेट रख लूंगी कल, कोई बात नहीं। कंचन जी हम बिल्कुल एक देश
विशेष में। बहरहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।